बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद न कीजिए। बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद न कीजिए। ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को, रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को, तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। One, two, three, come on! जय हिंद दोस्तों, इंडियन कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश, जहां आपको मिलेगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का एक वीडियो। जी हां, हर एक टॉपिक का एक वीडियो जिसमें आपको डिटेलिंग में समझाया जाएगा और उस पर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कराए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एक अकाउंट बनेगा या दो अकाउंट बनेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से। कब एक अकाउंट बनेगा और कब दो अकाउंट बनेंगे ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड अपनाने के लिए, यानी कि पार्टनर्स कौन सा मेथड अपनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साझेदार पूंजी खाते कितनी विधियों से बना सकते हैं। साझेदारों के पूंजी खाता रखने की दो विधियां हैं, एक स्थिर पूंजी खाता विधि और एक परिवर्तनशील खाता विधि। यानी कि स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यानी फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। अब देखते हैं ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड क्या है। अगर साझेदार चाहते हैं कि उनके व्यवसाय के ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं उनका इफेक्ट उनकी पूंजी पर पड़े, तो इसके लिए वो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का यूज करेंगे। जिससे क्या होगा कि वो जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी व्यवहार करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे, उनका सीधे पूंजी खाते के अंदर व्यवहार होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं, हमारा पूंजी खाता एक अलग से ही बना रहे और जो भी व्यवसाय के ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो भी व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है, वो हमारे किसी और खाते में हो, तो इसके लिए वो बनाते हैं साझेदारों का चालू खाता यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों की पूंजी खाता बनाने की दो विधियां हैं। पहली खाता विधि का नाम है स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। यानी कि साझेदारों के जो खाते मेंटेन करने की विधियां हैं, यानी कि मेथड्स हैं, दो तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक मेथड ही यूज करेंगे। पहला है स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और इसको परिवर्तनशील को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि स्थिर पूंजी खाता विधि को हम फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं और परिवर्तनशील को हम बोलते हैं फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। अब देखते हैं कि फिक्स्ड में कितने अकाउंट्स बनेंगे और फ्लक्चुएट में कितने अकाउंट बनेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर पूंजी यानी कि फिक्स कैपिटल, जिसमें कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि व्यवसाय के अंदर जितने भी कैपिटल के अलावा जो ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे किसी और अकाउंट में किए जाएंगे और लेकिन कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर जो बनते हैं दो खाते बनेंगे, एक बनेगा यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते, जिनको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको बोलेंगे पार्टनर्स
करंट अकाउंट। ठीक है, और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा साझेदारों के पूंजी खाते, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि दोनों मेथड में दिख रहा है कि साझेदारों का पूंजी खाता इधर भी है और साझेदारों का पूंजी खाता इधर भी है, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में भी साझेदारों का पूंजी खाता यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, और फिक्स कैपिटल मेथड यानी स्थिर पूंजी खाते में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों में समानता क्या है। तो दोनों में जो कॉमन चीज रहेगी, सबसे पहले व्यवसाय के अंदर जो पूंजी इन्वेस्ट की जाती है यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्टनर्स द्वारा, तो उसका लेखा यहाँ पे भी किया जाएगा और उसका लेखा यहाँ पे भी किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर साझेदारों ने कैपिटल विड्रॉ कर दी यानी कि कैपिटल निकाल ली है, उनकी जो पूंजी है उन्होंने निकाल ली है, तो इसका मतलब साझेदारों के पूंजी खाते में भी एंट्री होगी और साझेदारों के इस पूंजी खाते में भी एंट्री होगी। जब साझेदार व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो जो प्रारंभिक पूंजी लगाई जाती है वो दोनों पूंजी खातों के अंदर आएगी। फिर उसके बाद अगर मान लो और एक्स्ट्रा पूंजी लगाती है, मान लो व्यवसाय में और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो इन दोनों खातों में आएगी। और उसके बाद अगर मान लो कोई साझेदार चाहता है कि नहीं मैं अपनी पूंजी थोड़ी निकाल लेता हूँ, तो विड्रॉ करने की जो एंट्री होगी वो भी इन दोनों खातों के अंदर होगी। ये तो हो गई इन दोनों में समानता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि व्यवसाय के बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे साझेदारों को पूंजी, वेतन, बोनस, कमीशन, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, लॉस, जो भी एक्स्ट्रा रहेंगे, अब क्या होगा जब अपने पास दो अकाउंट है तो यहाँ पर सिर्फ पूंजी के अलावा बाकी सारे ट्रांजेक्शन इस खाते के अंदर किए जाएंगे यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। जब अपने पास अगर एक ही खाता है, अगर ये मेथड यूज करें, अपने पास सिर्फ एक ही खाता है, तो इसके अलावा अपने पास कोई दूसरा खाता तो है नहीं। इसका मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब आपको इसी खाते के अंदर करने हैं। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। साझेदारों की पूंजी खाता बनाने की दो विधियां हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। अब दो मेथड कौन कौन से हैं? पहला स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। यानी कि पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। इन दोनों में से एक मेथड साझेदार अपनाते हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। यदि साझेदार स्थिर पूंजी खाता विधि यूज करते हैं यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, तो उनको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा साझेदारों के चालू खाते यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर साझेदार चाहते हैं कि नहीं हम फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करें यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यूज करें, तो उसके लिए उनको एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम होगा साझेदारों के पूंजी खाते यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी के ही ट्रांजैक्शन किए जाएंगे यानी कि सिर्फ कैपिटल के ही ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। उसके अलावा व्यवसाय के जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे साझेदारों के चालू खाते में किए जाएंगे जो साझेदारों से रिलेटेड हैं। उसके बाद अगर फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो इसमें पूंजी और पूंजी के अतिरिक्त जो साझेदारों से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन किसमें किए जाएंगे? साझेदारों के पूंजी खाते में। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाता अगर आप परिवर्तनशील पूंजी विधि यानी कि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि व्यवसाय का हर एक ट्रांजैक्शन जो साझेदारों से रिलेटेड है, अगर वो हर एक ट्रांजैक्शन होगा तो साझेदारों के पूंजी खाता हर एक ट्रांजैक्शन पर चेंज होगा। क्या होगा? हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक व्यवहार पर चेंज होगा। लेकिन अगर आप ये मेथड यूज करते हैं, कौन सा? स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो व्यवसाय में सिर्फ साझेदारों के पूंजी के अतिरिक्त जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे आप किसमें मेंटेन करते हो? साझेदारों के चालू खाते में। यानी कि पूंजी के अतिरिक्त ही सारे व्यवहार इसके अंदर किए जाएंगे। इसमें सिर्फ पूंजी संबंधी व्यवहार किए जाएंगे यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करना और कैपिटल विड्रॉ करना। यानी कि व्यवसाय के हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, सिर्फ पूंजी को लगाना और पूंजी को निकालने के अतिरिक्त। यानी कि व्यवसाय के हर एक ट्रांजैक्शन का फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। यानी कि इनका बैलेंस जब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप पूंजी या तो निकालो नहीं या लगाओ नहीं, यानी कि इंट्रोड्यूस करना और विड्रॉ करना, इसके अतिरिक्त इनमें बैलेंस चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्थिर पूंजी खाता विधि। और इसका बैलेंस हर एक ट्रांजैक्शन से चेंज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, जिसके अंदर बनाया जाता है साझेदारों का पूंजी खाता। तो चलिए एक ट्रिक से याद कर लेते हैं
कि साझेदारों के पूंजी खाते को दो भागों में बांट रखा है, एक स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। जो 1 नंबर है उसको हमने 2 भागों में बांट रखा है और जो 2 नंबर है उसको 1 नंबर में बांट रखा है, मतलब एक ही भाग में बांट रखा है। तो देखते हैं कि एक को 2 भागों में बांटा है, जिनका नाम क्या है, पहला साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरे साझेदारों के चालू खाते। अब जो यहाँ पर एक आ रहा है वही एक यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन रहेगा। साझेदारों के पूंजी खाते यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से अकाउंट बनाए जाएंगे तो आपको पता है कितने अकाउंट बनाने हैं, 1। अगर कहें कि फिक्स कैपिटल मेथड से आपको अकाउंट बनाने हैं तो कितने बनाने हैं, 2। ठीक है, अब आते हैं इनके फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट, इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट बनाने से पहले एक चीज नोट कर लेते हैं कि जितने भी साझेदार हैं फर्म में उन सब के अकाउंट बनाए जाएंगे। फर्म के अंदर जितने भी साझेदार हैं उन सब के अकाउंट बनाए जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम कि उन सबको कंबाइन कर लेंगे टाइम बचाने के लिए और पेज बचाने के लिए। क्या करेंगे, उन सबके अकाउंट कंबाइन कर लेंगे। अब कंबाइन कैसे करेंगे देखते हैं। अब हम यूज करते हैं स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे। नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते। अब देखते हैं इसमें अगर फर्म में मान लो एक साझेदार, एक सबका इंडिविजुअल बनाना है आपको, यानी कि सबका अलग अलग बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉलम का बनाना पड़ेगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और यहाँ उस साझेदार का नाम आ जाएगा। जैसे राम का बनाना है तो राम्स कैपिटल अकाउंट, फिर श्याम का बनाना है तो ऐसा ही फॉर्मेट अलग से वापस बनाना पड़ेगा, श्याम कैपिटल अकाउंट। लेकिन टाइम बचाने के लिए और पेज बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं यानी कि मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन खींच लेते हैं, तो ये 2 साझेदारों के खाते बन गए। यहाँ पर सपोज ए का नाम आ गया और यहाँ बी का, यहाँ पर ए का और यहाँ बी का, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ए के कॉलम में तो ए के कॉलम में, बी के कॉलम में और बी के कॉलम में। अगर आप पहली बार व्यवसाय स्टार्ट करते हैं यानी कि बिजनेस पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो व्यवसाय में पैसा लगाओगे, तो पैसा लगाएंगे तो साझेदारों की पूंजी कहलाएगा। जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश या बैंक में डाल के पैसा स्टार्ट करोगे तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिख करके, और ए ने कितने लगाए, बी ने कितने लगाए, वो अमाउंट इनके कॉलम में लिख देंगे। अगर व्यवसाय पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एंट्री कौन से नंबर पे होगी, नंबर 1 पे होगी। और किस साइड में होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में होगी, डीआर साइड में एंट्री नहीं होगी। यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि जिन ट्रांजैक्शन से साझेदारों के पूंजी खाते में वृद्धि होती हो वो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके होने से साझेदारों के पूंजी खाते में कमी होती हो उनको डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर साझेदार पैसे व्यवसाय में लगा रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में इंक्रीमेंट यानी वृद्धि होगी, इसलिए हमने इनको क्रेडिट साइड में लिख रखा है। फिर उसके बाद व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा है, मान लो और पैसे की जरूरत पड़ गई, साझेदारों ने और पैसे लगाए, तो उसकी एंट्री किस साइड करेंगे, वेरी गुड, सीआर साइड में। किस नाम से करेंगे, बाय कैश या बैंक के नाम से एंट्री करेंगे। जो साझेदार पैसा देगा सिर्फ उसी के कॉलम में एंट्री करेंगे, जो नहीं देगा उसके कॉलम में आपको एंट्री नहीं करनी। मान लो यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ ए ने दिया तो ए के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे और बी के डैश कर देंगे क्योंकि बी ने पैसा नहीं दिया। तो इस तरह से साझेदार जितनी बार भी व्यवसाय को पैसा एक्स्ट्रा देते हैं या कैपिटल के रूप में, तो यहाँ पर बाय कैश या बाय बैंक के नाम से लिख करके उनके कॉलम में लिखते रहेंगे। सपोज मान लो अगली बार बी ने पैसा दिया है, बाय कैश या बाय बैंक लिख करके बी के कॉलम में लिख देंगे पैसा, ए के कॉलम में नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह व्यवसाय में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे पैसा लगाने के वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे।
किस नाम से लिखे जाएंगे, बाय कैश या बाय बैंक के नाम से। अब देखते हैं डीआर साइड में एंट्री कौन सी होगी, जो सीआर के अपोजिट होगी। यानी कि सीआर में आपने क्या किया था, सीआर में आपने पैसे लगाए थे, तो इसका मतलब यहाँ से पैसे निकालोगे। तो यहाँ निकालने की एंट्री क्या करेंगे, अगर पैसे निकालते हो कैश में तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, अगर कोई साझेदार बैंक से पैसा निकाल लेगा तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, यानी कि कैश या बैंक से लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे विड्रॉ ऑफ कैपिटल फॉर परमानेंट, यानी कि परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करने की एंट्री यहाँ करेंगे। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट निकाल रहे हैं वो अमाउंट इनके कॉलम में लिख देंगे। अगर जो साझेदार निकालता है उसके कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, जो साझेदार नहीं निकाल रहा है तो उसके डैश कर देंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से साझेदार पैसे लगाते हैं तो सीआर साइड में एंट्री करेंगे, और अगर निकाल देते हैं तो डीआर साइड में एंट्री करेंगे। अब आता है पूंजी खाते का अंतिम चरण, यानी कि बैलेंस निकालना, शेष निकालना। तो क्या होता है कि जब साझेदारों ने पैसे लगाए हैं, जितना इंट्रोड्यूस किया है वो सारा सीआर साइड में होता है। सीआर साइड में टोटल कर लेनी है आपको साझेदारों की, फिर आपको क्या करना है, डीआर साइड में वही टोटल लिख देनी है। फिर देखना है कि उनमें से कितना पैसा निकाल दिया, जो बचेगा बैलेंस वो टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। किस नाम से लिखा जाएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से। एक बार वापस देखिए, साझेदारों ने जितना भी फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है सीआर साइड में किया होगा, तो सीआर साइड की आपको टोटल पहले करनी है। सीआर की जितनी टोटल होती है उसमें से उन्होंने कितना विड्रॉ कर दिया वो माइनस कर देना है, यानी कि उन्होंने जो पैसा निकाल दिया। और कोई भी साझेदार जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता। अगर एक 100 रुपए व्यवसाय में लगा रहा है, मान लो 100 रुपए लगाए तो उसमें से उसने 10 रुपए निकाल दिए, 20 रुपए निकाल दिए, 100 के 100 तो नहीं निकालेगा। इसका मतलब बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है, मान लो 80 रुपए, तो वो टू बैलेंस सीडी यानी कि 80 रुपए के नाम से लिखा जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपए टोटल हो रहा है पूरे फर्म का, उसमें से उन्होंने 20 रुपए निकाल दिए हैं, तो कितना बचेगा, 80 रुपए। आगे सवाल करेंगे उनमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी कि पैसा लगा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, और उसके बाद बचने वाला बैलेंस। अब काम क्या होगा, अभी तक यहाँ पर अपने को सिर्फ 3 तरह के स्टेप दिखी हैं, एक पैसा लगाने की, दूसरा पैसा निकालने की, और एक बैलेंस बचने की। लेकिन अगर यही फर्म कंटिन्यू आगे दूसरे साल चलेगी, दूसरे साल यही बचा हुआ बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर जब जाएगा तो इसी तरह का अकाउंट फिर बनाना पड़ेगा। और यहीं पर जो आपने टू कैश और बैंक लिख रखा है, इस जगह क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस के नाम से लिखा जाएगा। तो इस खाते के अंदर 4 तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का होगा, फिर उसके बाद कैश या बैंक एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर उसके बाद परमानेंट कैपिटल विड्रॉ यानी कि कैश और बैंक से पैसा निकाल लिया, और आता है बैलेंस सीडी यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 4 तरह के ट्रांजैक्शन आएंगे। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल का जो बैलेंस है, एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि और पैसा लगा रहे हैं, फिर उसके बाद पैसा निकालने की एंट्री जो डीआर साइड के अंदर की जाएगी, और लास्ट में बचा हुआ बैलेंस यानी कि बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। यानी जितने साझेदारों के कॉलम पहले आपने बनाए थे उतने ही कॉलम आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी बनेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी साझेदारों के चालू खाते। फॉर्मेट आपको बनाना है, पहले वाले में लिखना है पार्टिकुलर, नाम क्या है, ए है तो ए, फिर उसके बाद बी है तो बी। अगर राम है तो पहले वाले कॉलम में भी राम ही चलेगा, फिर श्याम है तो श्याम है। यानी कि आपको चेंज नहीं करना है, यानी कि बी को इधर नहीं लिखना है, ए को उधर नहीं लिखना है। वापस पर्टिकुलर ए बी। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में देखते हैं। अगर आपकी फर्म पिछले सालों से चली हुई आ रही है और अगर बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बाय बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस बीडी यानी कि ऊपर में लिखा जाएगा। ये कब लिखा जाता है कि जब पार्टनर्स फर्म से पैसा मांगते हैं, उस कंडीशन में सीआर बैलेंस होगा। लेकिन ये कभी कभी अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि फर्म भी साझेदारों से पैसा मांग सकती है। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस बाय बैलेंस बीडी आपने इधर लिखा है वो इधर साइड में लिखा जाएगा, यानी कि डीआर साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से।
CD नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BD ही लिखेंगे। ये किस कंडीशन में लिखेंगे, जब फर्म साझेदारों से पैसे मांगती है, यानी कि उनका पूंजी खाता या चालू खाते का बैलेंस अगर नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है, उस कंडीशन में डेबिट बैलेंस हो जाता है साझेदारों का जो फर्म मांगती है। और अगर साझेदार फर्म से मांगते हैं तो तब उनका बैलेंस रहता है क्रेडिट, तो यानी कि बाय बैलेंस BD के नाम से लिखा जाएगा। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा। और ये कब आएगा, जब पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस दे रखा हो। ये कब आएगा, जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो। समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोला है तो आपको बाय बैलेंस BD के नाम से लिखना है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है, बाय बैलेंस BD के नाम से एंट्री करनी है। लेकिन अगर आपको बोले पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में एंट्री करनी है। और किस नाम से एंट्री करनी है, टू बैलेंस BD के नाम से, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ये करनी है। यानी कि दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, या तो डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का, या पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन यानी व्यवहार आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको जो सीक्वेंस दे रखी है उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन एक फॉर्मेट है, हम देख लेते हैं कि अगर आपने साझेदारों ने पैसा लगा रखा है तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले चीज दी जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिन्होंने पैसा लगा रखा है उन सभी साझेदारों को एक निश्चित दर से, जो भी दर क्वेश्चन में दे रखी है उस हिसाब से आपको देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आता है सैलरी, बाय सैलरी। जिस भी साझेदार को सैलरी के लिए कहा गया है उसी को सैलरी देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अगर दोनों को बोला है तो दोनों को दो, और पर्टिकुलर अगर किसी एक को ही बोला है तो एक को दो और दूसरे के लिए डैश कर दो। फिर उसके बाद आता है सैलरी के बाद कमीशन। अगर क्वेश्चन में कमीशन का प्रोविजन यानी कि प्रावधान दे रखा है तो कमीशन दो, बाय कमीशन अकाउंट करके, और जिसको भी कमीशन दिया है उसको देना है। सपोज दोनों को देना है तो दोनों के अकाउंट में लिख देंगे। फिर उसके बाद सैलरी, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, बोनस, इस तरह से हम लिखते रहेंगे और जिस भी पार्टनर को देना है उसके कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। अब फर्म में क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो पहले लाभ की एंट्री देखते हैं। व्यवसाय ने अच्छा खासा पैसा कमाया है, उसमें से सारे खर्चे माइनस कर लिए, फिर जो बचा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा उनका। लेकिन वो अब P&L एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट आएगा, उसके थ्रू सारे ट्रांजेक्शन होंगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी पैसा बच जाता है प्रॉफिट के रूप में, वो पार्टनर्स को उनके रेशो में बांट दिया जाएगा। रेशो का मतलब अनुपात में, वो भी आगे देखेंगे अनुपात क्या होते हैं। तो अगर अनुपात नहीं दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है, डीड अब्सेंट है, तो इक्वल में बांट देंगे वो पैसा। और अगर अनुपात के रखा है कि भाई 2:1 या 3:5, जो भी अनुपात दे रखा है उस अनुपात में डिवाइड करके हम दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसको समझने फिट, और जो भी प्रॉफिट होगा रेशो में हम इनको दे देंगे। अब देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। अगर कोई साझेदार पैसा निकालता है निजी प्रयोग के लिए, यानी कि ड्राइंग्स के रूप में अगर पैसा निकाल देता है, या कोई वस्तु निकाल देता है, सामान खरीद निकाल लेता है, आइटम निकाल लेता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसको किस नाम से लिखेंगे, ड्राइंग के नाम से। जिस भी साझेदार ने निकाला है, अगर मान लो दोनों ने ड्राइंग किया है तो दोनों के अकाउंट में लिख देंगे। अब कोई पर्टिकुलर एक करेगा तो उसे एक के अकाउंट में लिख देंगे। फिर इस ड्राइंग के ऊपर लगने वाला ब्याज, अगर क्वेश्चन में इसके बारे में प्रोविजन है यानी कि प्रावधान है तो ब्याज लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो भी ब्याज होगा वो ब्याज उनके अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में, डी ड्राइंग डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी क्रेडिट साइड में। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में जाएगा। ड्राइंग डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में ही आएगा, और उसका ब्याज जो लगने वाला है वो भी डेबिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अब बचता है लॉस। अगर प्रॉफिट था तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा, और यही चीज अगर लॉस में आ जाती है तो यहाँ लिखेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन
अकाउंट अकाउंट और यहाँ अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट और इधर आ जाएगा लॉस। इस तरह सारा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में होने के बाद सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल करके चेक कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड की जब टोटल करेंगे तो हो सकता है कि वो डेबिट साइड से ज्यादा भी हो सकती है और डेबिट से कम भी हो सकती है, लेकिन करके एक बार रफली हमें साइड में नोट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर टोटल करते हैं, सपोज ये क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट के सारे ट्रांजैक्शन जो भी हैं, लॉस हो रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, इंटरेस्ट लग रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शन माइनस करने के बाद उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिखे जाएंगे? सीडी के नाम से, यानी क्लोजिंग बैलेंस, अंतिम बैलेंस। जैसे यहाँ पर भी हमने अंतिम बैलेंस लिखा था, यहाँ पे भी इसका अंतिम बैलेंस लिखना है। तो अंतिम बैलेंस जो भी होगा वो लिखने के बाद इसको नेक्स्ट ईयर अगले अकाउंट में वापस जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाया जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिख देना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब यहाँ पर फिर टोटल करके और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि फिक्स कैपिटल मेथड यानी कि साझेदारों की स्थिर पूंजी पद्धति से हमने अकाउंट बनाए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री आएगी, उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल विड्रॉ करने की एंट्री होगी और लास्ट में आ जाएगा बैलेंस। इस 4 तरह के ट्रांजैक्शन, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। हालांकि ट्रांजैक्शन इनमें सिर्फ ये 2 को ही बोलेंगे, एक तो बैंक और एक बैंक। ये तो ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन 4 टाइप आएंगे सिर्फ इसमें, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल इंट्रोड्यूस यानी कि पैसा लगाना और पैसा निकालना कैपिटल। फिर उसके बाद आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का, सीआर बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस का, साझेदारों के चालू खातों का जमा शेष अगर बोले तो आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी और साझेदारों के लिख देना। लेकिन अगर यही चीज बोले कि साझेदारों पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, साझेदारों के चालू खाते का नाम शेष, तो आपको बोलना है टू बैलेंस बीडी, इस नाम से लिख देना है। फिर उसके बाद साझेदारों ने जो पैसा लगा रखा है उस पर मिलने वाला ब्याज यानी कि पूंजी पर मिलने वाला ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको लिखा जाएगा। फिर पार्टनर को मिलने वाली सैलरी लिखी जाएगी। फिर उसके बाद पार्टनर को मिलने वाला कमीशन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट है बचा हुआ वो प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा रेशो के हिसाब से, नहीं तो बराबर में बांट दिया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं ड्राइंग की तरफ। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस ड्राइंग पे लगने वाला ब्याज है। और ड्राइंग क्या होता है? साझेदारों ने अपने निजी काम के लिए पैसे फंड से निकाल रखे हैं या कोई सामान आइटम निकाल रखा है। फिर उसके बाद टू P&L एप्रोप्रिएशन, अगर P&L एप्रोप्रिएशन में अगर कोई लॉस है तो लॉस लिख दिया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, ये लॉस और ये प्रॉफिट दोनों भी कभी एक साथ नहीं आएंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। जैसे यहाँ बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी आएगा या बाय बैलेंस बीडी आएगा, वैसे ही या तो ये आएगा या ये आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सीआर साइड की टोटल करनी है, साइड में लिख देना है। फिर डीआर साइड की भी टोटल कर लेनी है, साइड में लिख देना है। अगर सीआर साइड की टोटल ज्यादा है तो सीआर की टोटल में से डीआर की टोटल माइनस करो और टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख दो। लेकिन अगर ये टोटल ज्यादा है तो क्या करना है, इधर की टोटल में से माइनस करो और जो भी बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिखा जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। तो चलो ये भी नोट कर लेते हैं, ये भी आ सकता है बाय बैलेंस सीडी और जो भी बैलेंस आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो ध्यान रखना, टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी भी कभी एक साथ नहीं आएगा, इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। ठीक है, तो यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने वाली है? एक तो ये, इन दोनों में से एक आएगा। फिर दूसरी चीज ये पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट और एक लॉस। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये बैलेंस सीडी और ये भी बैलेंस सीडी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी कि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड के बारे में। अब हम देखेंगे फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि द्वारा खाते बनाना। अब इसके अंदर दोस्त सिर्फ एक ही खाता बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब ये फॉर्मेट पहले वाले फॉर्मेट से थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि दोनों खातों का मिक्स में बनाना है। ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। ये मेथड कब यूज करेंगे? जब आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यूज करनी है, तब आपको ये एक ही फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको कहें कि स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करना है, तो आपको पहले वो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा किया जाएगा। अगर आपका साझेदारों का पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस बोल रखा है, यानी कि ये सीआर साइड और ये बीआर साइड, अगर सीआर बैलेंस बोल रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ए का और बी का। लेकिन अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि साझेदारों के जो पूंजी खाता है उसका बैलेंस डेबिट है यानी कि नाम शेष है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन के अंदर बताया होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में से ही कोई एक ट्रांजैक्शन आएगा। फिर उसके बाद साझेदारों ने पूंजी लगाई यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसकी क्या एंट्री की थी? पहले हमने बाय कैश, और अगर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो बाय बैंक, यानी कि बैंक में पैसा डाल करके व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय बैंक के नाम से लिखे जाएंगे, बाय कैश या बाय बैंक। जिस भी साझेदार ने पैसा जितना लगाया है वो अमाउंट उनके कॉलम में लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? ओपनिंग बैलेंस हो गया, पैसा लगाया, फिर पैसा निकाला। अगर कोई पार्टनर कैपिटल निकालता है, कैपिटल विड्रॉ करता है, तब क्या लिखेंगे? टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, और जितना जो भी अमाउंट निकाल रहा है उसके कॉलम में वो अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? बैलेंस लिखना। लेकिन बैलेंस अभी नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हमारे करंट अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन बाकी हैं। अब क्या करेंगे? करंट अकाउंट का बैलेंस लेके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उसी के अंदर सारे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, इसलिए यहाँ अब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस होगा ओपनिंग। अब जितने भी ट्रांजैक्शन है, अब क्या था? सबसे पहले हम दे रहे थे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स ने जो पैसा लगा रखा है, ओपनिंग बैलेंस है और एडिशनल लगा रखा है, उस पर मिलने वाला ब्याज, जो भी ब्याज है हम उनके कॉलम में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दी जाती है सैलरी, यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट, जिस भी साझेदार को देंगी उसके कॉलम में लिख देंगे। फिर सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है, सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, सैलरी तो हो गया, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है वो उनके कॉलम में लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद बचता है प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें देने के बाद अगर फर्म के पास प्रॉफिट रह जाता है तो प्रॉफिट क्या करेंगे? बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी है डीड में लिखा होगा उस डीड के हिसाब से बांटेंगे, नहीं है तो बराबर में इक्वल में बांटेंगे। तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिख देंगे, और अगर सपोज यहीं पर लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो लॉस को किस नाम, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं लॉस। किस नाम से लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए लॉस लिख सकते हैं, और यहाँ अमाउंट उनके कॉलम में लिख देंगे जो भी रेशो है। अब देखते हैं डेबिट साइड में और कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। तो डेबिट साइड में आएगा टू ड्रॉइंग, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला वो जो ट्रांजैक्शन पहले हमने देखा था, टू ड्रॉइंग अकाउंट, जिसने भी ड्राइंग किया है उसके कॉलम में ही अमाउंट लिखना है, अगर किसी ने नहीं किया है उसे सिर्फ डैश करके छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है।
फिर ड्राइंग के बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इस ड्राइंग पे लगने वाला ब्याज। जिसने ड्राइंग किया है उसको ब्याज भरना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कहा है तो देना है, अगर नहीं कहा है तो नहीं देना है। तो इसका मतलब इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। फिर उस ट्रांजेक्शन होने के बाद अपन निकालते हैं बैलेंस। तो बैलेंस जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट बना रहे हैं, कौन से मेथड से, फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड से, तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। नोट करने वाली बात है दोस्तों कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस कंडीशन में क्रेडिट हो सकता है और किस कंडीशन में डेबिट हो सकता है। तो इसका जवाब है कि जब आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, जहां दो अकाउंट बनते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। डेबिट सिर्फ करंट अकाउंट का हो सकता है, लेकिन कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लेकिन जब आप फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करते हैं, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि माइनस में भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक अकाउंट है। अब निकालते हैं इसका बैलेंस। अगर आपका क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इससे डेबिट साइड की टोटल से, तो बैलेंस किस नाम से बचेगा? टू बैलेंस सीडी के नाम से बचेगा और बैलेंस लिख देंगे। लेकिन अगर आपके मान लो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो फिर बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और इस तरह से आपके ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। अब इसमें वापस समझने वाली बात क्या थी कि इसमें ये या तो ओपनिंग बैलेंस के रूप में बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा या ओपनिंग बैलेंस के रूप में टू बैलेंस बीडी के लिखा जाएगा। दोनों एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। अगर लॉस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस के नाम से। फिर उसके बाद बाय बैलेंस सीडी किस कंडीशन में लिखा जाएगा? जब आपके पास फर्म पार्टनर से पैसे मांगती है, यानी कि डेबिट साइड की जब टोटल आपकी ज़्यादा हो जाती है, किससे? क्रेडिट साइड में जब ज़्यादा हो जाती है तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंस लिख दिया जाएगा। और अगर आपके पास टू बैलेंस सीडी किस कंडीशन में आएगा? जब आपकी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती है, उसमें से डेबिट माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो आपका क्या बचेगा? टू बैलेंस सीडी बचेगा, यानी कि पार्टनर फर्म से पैसे मांगते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस के बाद आता है कैश या बैंक एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर मिलने वाला ब्याज, सैलरी। फिर उसके बाद बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन जो भी है। फिर उसके बाद प्रॉफिट। फिर उसके बाद आ जाते हैं इधर अगर मान लो उनका नेगेटिव बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस हो तो वो लिखना है। फिर उसके बाद टू कैश या बैंक, उन्होंने पैसा निकाला, किस रूप में निकाला? कैपिटल विड्रॉ किया, तो कैश और बैंक लिखना है। लेकिन अगर वो पैसा निजी रूप से निकाल लेते, ड्राइंग के रूप में निकालते, तो ड्राइंग लिखना है, कैश और बैंक नहीं लिखना है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर उन्होंने ड्राइंग किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भरना है उनको। फिर उसके बाद अगर लॉस है तो लॉस लिखना है। फिर उसके बाद बैलेंस निकालना है। तो इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लिया। तो हमने इस तरह से दो मेथड देखे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, यानी कि स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। तो स्थिर पूंजी में हमने दो खाते देखे थे, कौन कौन से? साझेदारों के पूंजी खाते ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि साझेदारों के चालू खाते। और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में अभी हमने देखा सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और जिसका नाम क्या है? नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, वीडियो को वापस देखिए, कमेंट में मुझे बताइए ताकि मैं और आपको अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं।
दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।